तो चुनावी शंखनाद फूंक दिया गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी पटना में थे तो आज 3 युवा नेता अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पटना में एक बड़ी रैली करते हुए नजर आए। समझना होगा क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है और वहीं से आता है और बहुत बड़ा प्रभाव बिहार की राजनीति का भी दिल्ली की सत्ता पे होता है। तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और 3 खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर.के. मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। अनुपम हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राहुल सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत में आर.के. मिश्रा जी आपके साथ करूंगा। कल बिहार में प्रधानमंत्री मोदी थे, नीतीश कुमार ने कहा कि हम अब नहीं पलटेंगे, अब हम आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन जो अहम सवाल था, जो 2 चेहरे हमें नजर नहीं आए, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ये नदारद थे, ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल, दिल्ली में 5 सिटिंग एमपी का पत्ता आपने काट दिया, क्या भरोसा नहीं था सर? राजेश जी, पहले आपने कहा जो कि कुशवाहा जी और जी चिराग बोलिए। पासवान जो बड़े चेहरे हैं वो नदारद थे कल प्रधानमंत्री जी की जी रैली। आपको मैं बता दूं आपको और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो जी दोनों ही चेहरे अपने व्यक्तिगत कारणों से प्रधानमंत्री रैली में नहीं पहुंच पाए थे, ये मैं स्पष्ट कर दूं। ओके दूसरी सर। बात आपने पूछी जो कि जी आपने जो कि पांच जो MPs हैं, हमने कुछ नए चेहरों को लाने की कोशिश जी की है। और जो कुछ जैसे मनोज तिवारी जी हैं, एग्जिस्टिंग 2014 में भी थे, 2019 में भी और 2024 में भी उनको प्रत्याशी बनाया। सुश्री बांसुरी स्वराज जी का नया चेहरा है, प्रवीण खंडेलवाल जी का नया चेहरा है, रामवीर सिंह बिधुरी जी का नया चेहरा है। तो ये सब देखिए, अपने MPs के ऊपर में भरोसा हमें था और अभी भी है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे थे जो कुछ नए चेहरे थे, क्योंकि भाजपा एक ऐसा संगठन है जो मैं आपको बता देता हूं, जो कि यहाँ पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता और एक प्रधानमंत्री जी भी अगर हैं अपने सबसे ऊंचे पद पर देश के, तो वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और जी हर एक कार्यकर्ता का सुअवसर प्रदान करना ये भाजपा की रीति रही है और नीति रही है। विपक्षी दलों को परिवार से आगे बढ़ने का हमें लगता है जो कि उनको न मौका मिलता है या न मौका आने देते। तो जिस तरह जी से हमने देखा जो कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, या आप देखेंगे अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, ये सब परिवार से बाहर निकलने वाली पार्टी नहीं है। लेकिन भाजपा ऐसा संगठन है जो परिवार और से बांसुरी निकल करके स्वराज जी जनता के, क्या परिवार के बाहर की हैं? जी, नहीं, बांसुरी परिवार स्वराज के जी बाहर क्या की है। बाहर से हाँ, हैं सर, कह वो रहा हूँ परिवार कह से रहा नहीं है? हूँ बहुत बढ़िया, जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ बांसुरी स्वराज जी परिवार से इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपने पूछा, जो जी सुषमा स्वराज जी की पुत्री हैं, और वो सुषमा स्वराज जी की ये पार्टी नहीं है। ये मैं पहले चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहूँ, ये उनकी पार्टी नहीं है। ये जनता के बीच 140 करोड़ जनता के बीच में जिसका आशीर्वाद जनता हमें 2014 में भी दिया और 2019 में भी दिया, ये उनकी पार्टी, जी ये जनता की पार्टी है। इसीलिए मैं ये कहूंगा क्योंकि बांसुरी स्वराज जी का एक नया चेहरा है और कार्यकर्ता के रूप में एक मुझे लगता है जी कि अच्छी उनकी पकड़ भी है, संगठन के अंदर में भी पकड़ है और जनता के बीच में भी पकड़ है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका देना भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। संगठन में रही है, उनकी पॉलिसी रही। जी रही। चलिए, कार्यकर्ताओं की पार्टी है आपकी, मैं आता हूं, फिर आपके पास आता हूं। राहुल सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बिहार में आप 1 सीट जीत पाए थे और यूपी में भी आप 1 सीट जीत पाए थे। मैंने बड़ा अहम बात कही कि ये 120 सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता यहीं से गुजरता है, लेकिन जो विपक्षी दल है सबसे मजबूत, वो सिर्फ 120 में से सिर्फ 2 सीटें जीत पाया है। यहां पर कुछ कमाल कर सकते हैं आप? भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के जो प्रचारक थे, अपने पोस्ट पे सारे मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ उनका फोटो था, वो सामूहिक बलात्कार में पकड़े गए हैं PHU में। तो इनके कार्यकर्ताओं की पोजीशन में बता रहा हूँ। और ये होने के बाद भी
पुलिस जानते हुए भी उनको नहीं पकड़ पाई। वो इलेक्शन का प्रचार मध्य प्रदेश में किए, खत्म हुआ इलेक्शन, उसके बाद उनको पकड़ा गया। तो ऐसे कार्यकर्ताओं जी। को मोटिवेट करने वाले प्रधानमंत्री जी से मैं सवाल करना ये चाहूंगा कि आप किस तरह की राजनीति देश में करना चाहते हैं? चुनाव जीतना हारना ये तो हम लोग अभी नहीं, वो मैं सवाल कर लूंगा सर, मैं बैठा हूं यहाँ पे सर। राहुल भाई, मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं वो काम कर लूंगा, सवाल मैं पूछ लूंगा। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 120 में से सिर्फ 2 सीटें आप जीत पाए थे 2019 में। अखिलेश जी कहते हैं कि 120 हराओ, बीजेपी हटाओ, लेकिन अखिलेश के पास सिर्फ 5 सीटें थी और जिसके साथ आप आरजेडी में हैं वहां पर उसके पास नील था, कुछ भी नहीं उसको आया था। कैसे जीतेंगे सर? मैं वो चीज आपसे समझना चाहता हूं। राहुल जी। जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। हमारी गठबंधन बिल्कुल पूरे भरोसे के साथ, बहुत हिम्मत और बहुत ताकत के साथ जनता के बीच गई है। और जनता का जो रिएक्शन मिला है, आप यूपी में देख लीजिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी को इतना समर्थन मिला, वहां पे हजारों लाखों लोगों से मिले। और जनता के बीच में आज इतने आंदोलन चल रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। अभी देखिए, कल का परसों का न्यूज है, यूपी में 2 14 और 16 साल की लड़कियों ने पेड़ से टांग लिया अपने आप को। तो इस तरह का महिलाओं पे इतना अत्याचार बढ़ चुका है। स्मृति ईरानी बाल और महिला विकास मंत्री है, लेकिन बाल और महिला दोनों को जला के राख कर दिया गया मणिपुर में। लेकिन आज तक उनका मुंह नहीं खुला मणिपुर पे, प्रधानमंत्री मणिपुर घूमने तक नहीं गए। तो हम बिहार और यूपी के लोग इस बात को 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस बार सत्ता में परिवर्तन आएगा और बिहार और यूपी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार जी ने भी अपना चलिए मैं आता हूँ। उन्होंने कितनी बार दिखाया है, लेकिन देखिए आज फिर वो जाके, कल तक जिसको कोस रहे थे, आज वो जाके उसी में। तो भाई जिस भी पार्टी से, हमारी पार्टी से या किसी और पार्टी से, आज जो लोग कल तक जो क्रिटिसाइज कर रहे थे भाजपा को, मोदी जी को, और आज वो लोग जाके अगर भाजपा में डायरेक्ट मिल जाते हैं तो समझ लीजिए कि भाई उनका कोई अपना विचार नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। जनता का वोट लेंगे किसी भी पार्टी से, उसके बाद जाके वो किसी भी पार्टी के साथ और मिलकर पॉलिटिक्स करेंगे। तो ये जनता को धोखा देने का काम ये लोग कर रहे हैं, भाजपा वाले भी और जेडीयू भी अभी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम देश निर्माण में जो पार्टी लगी है उसके साथ काम करना चाहते हैं। जी, वो लोग तो कहेंगे अपनी पार्टी की, कोई भी आपके ही नेता बोल रहे हैं जो बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, इस बात पे सर ध्यान देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो भी ये जो लॉ लाए, वो बोल रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। ठीक है, फिर देखिए अभी मेयर के इलेक्शन में क्या किया भाई, ये क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। काफी वक्त है मेरे पास, काफी वक्त है राहुल भाई, काफी वक्त है। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं और मैं हमेशा वरिष्ठ पत्रकारों से निष्पक्षता की एक उम्मीद रखता हूं। मैं आपसे समझना चाहूंगा प्रभात त्रिपाठी जी, कितना असर ये जो पटना में रैली आज हुई है, काफी हजूम भी हमने देखने को मिला, हमने देखा कि काफी लोग उमड़ के आए और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव निकले हुए हैं एक यात्रा पर, लगातार लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के नतीजे को बिहार और यूपी में और बिहार की समीकरण है, वहां पे एक उभरता हुआ एक अगर कोई नेता है तो तेजस्वी यादव है। आज 3 लड़के मंच पे थे, पिता भी थे लालू प्रसाद यादव, सारा भाषण हुआ, कटाक्ष हुए, तंज हुआ, नीतीश को लेकर सारी चीजें हुई, लेकिन राजनीति बिहार की बदल गई है। भाजपा और नीतीश के एक साथ आने के बाद वहां का समीकरण आरजेडी के पक्ष में और मजबूत हो गया है। भाजपा कुछ भी ढोल पीटे, मैं कल जो सूची जारी हुई उस पर भी बात करूंगा, मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी की नीतियों को सराह सकता हूं तो उनके डबल स्टैंडर्ड को भी बता सकता हूं। बिहार के अंदर राजनीति बदल रही है। बिहार में देर सवेर वहां का जो जाति समीकरण है फिर उभरेगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन के बाद जिस तरीके से वहां चिराग पासवान और कुशवाहा, क्योंकि चिराग के जो चाचा है उनको तवज्जो देना, चिराग को पहले गोदी में बैठाना, उसके बाद प्यार पुचकार लेना, उसके बाद दूरियां बना लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है। और बिहार का समीकरण बदल रहा है। भले 2024 में उसका परिणाम ज्यादा अच्छा ना दिखाई दे, लेकिन 0 से 8-10 सीटें आरजेडी की मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के संग समस्या ये है या समाजवादी पार्टी के साथ कि बिहार में तो लालू है लेकिन यूपी में मुलायम नहीं है अखिलेश के साथ।
अखिलेश ने जो बात कही कि 80 और 40 मिल जाए, 120 जिताओ, भारतीय जनता पार्टी भाजपा हराओ, ये जो नारा आज दिया है, ये नारा पहले देना चाहिए। और आज मुझे तेजस्वी का MY समीकरण के बाद जो उसने एग्रेसिव भाषण दिया, माई बाप, उसने बाप का जो पूरा एक संधि विच्छेद किया कि बाप का मतलब क्या हुआ, माई बाप। तो ये जो है आगड़ों पिछड़ों और ये सारी जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो राज्य में बिहार के अंदर, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में मजबूत होता, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती, तो मैं कह सकता था कि 2024 का समीकरण उलटफेर कर सकता है। उलटफेर नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक राजनीतिक संकेत बिहार से आज गांधी मैदान से तेजस्वी और 3 लड़कों ने दिया है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मैं 2 सवाल कर रहा हूं राजेश जी, और जो सारी चीजें आभा मंडल, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अरे भाई परिवारवाद भ्रष्टाचार इस पार्टी में भी तो 190-95 सीटों में आ गया। मैं आपको बता दूं 15 सीटें रिपीट कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, हारी हुई सीटें 15 पार्टियां। क्या मजबूरी थी कि आपने, आपको ये डर था कि अगर कहीं भाग जाएंगे तो कोई दूसरी पार्टी ना ले ले। नंबर 1 बात, मोदी जी कब तक जिताएंगे इनको? टहनी का क्या हुआ? डबल स्टैंडर्ड। हेमा मालिनी 75 के ऊपर है, पचौरी का टिकट कट जाएगा कानपुर से, हेमा मालिनी को मिल जाएगा, क्योंकि जाट का समीकरण वहां बैठाना है। सवाल 57 आपने ओबीसी दे दिए, 45 युवा ले आए, 27 महिलाएं ले आए, सब कुछ ले आए आप, लेकिन आपकी नीति, सिद्धांत, चाल, चरित्र और चिंतन की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती थी राजेश जी, कल की सूची में ये स्पष्ट हो गया वो आपको दिखाई नहीं पड़े। मैं बस एक 30 सेकंड में प्रभात त्रिपाठी जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। क्या ये जो नेताओं की रैलियों में भीड़ आती है या रोड शो में भीड़ आती है, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये वोट बैंक में भी तब्दील होती है? अगर ऐसा होता तो आज कांग्रेस की हालत ना होती सर? नहीं, देखिए राजेश जी, बिहार की जो भीड़ आज आई है वो लालू के साथ, आरजेडी के साथ है। नीतीश कुमार की बड़ी नाराजगी है। नीतीश कुमार ने मजबूरी में भाजपा के साथ समझौता किया है, भाजपा ने नीतीश के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें जीत के आई थी, देखिए टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं बांट रही है, टिकट 2 लोग बांट रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि मेरे लोकप्रियता से सांसद, जो कारपोरेटर वाला सांसद है, जो 2014 में जीत गया था, वो 2024 में फिर जीत जाएगा। ये मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि अब जो सूची आएगी उसमें सबके टिकट आप काट देंगे। आपका दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपका है क्या टिकट का बांटने का? आपका मापदंड है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, आप मापदंड बताइए। 75 के बाद टिकट नहीं देंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मैं आता हूं, फिर आता हूं सर आपके पास में। आर के मिश्रा जी, कहीं नीतीश आपके लिए घाटे का सौदा तो नहीं है? और क्या यही तो वो नाराजगी नहीं है जिस कारण उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान स्टेज पे नजर नहीं आए? और साथ ही में प्रभात त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि आपका टिकट देने का पैमाना क्या है? आप तो कहा करते थे कि 70 साल से ऊपर जो है उनको टिकट नहीं देंगे, लेकिन इस बार तो थोक में आपने दे दिए। राजेश जी, मैं सबसे पहले इसी बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, कार्यकर्ताओं के अंदर में अगर भावना अगर कुछ है उस क्षेत्र का, तो आपको सम्मान करना पड़ेगा। आप भले ही कितनी बड़ी पार्टी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सम्मान है आपका अगर सम्मान है कार्यकर्ता के दिल में, तो वो चीज तो आपको समझना पड़ेगा। चाहे मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा। दूसरी बात आपने ये कहा, जो कि ये जो 3 जो गठबंधन की बात हो रही है, तो मुझे लगता है जो कि कांग्रेस यहाँ पर तो बहुत, राहुल जी बहुत अपना विस्तार बता रहे थे भाजपा के विरुद्ध में और एनडीए के विरुद्ध में। पहले तो यूपी और बिहार में इनकी स्थिति क्या है वो पहले सबसे पहले चर्चा कर ले 2019 में। और यहाँ पर हमारे पत्रकार महोदय भी बैठे हुए हैं, वो निश्चित तौर पर बता सकते हैं क्योंकि उनकी स्थिति क्या थी। 80 और 40 में से 7% वोट शेयर था इनका, और यूपी के अंदर में 67 सीटों के ऊपर में इन्होंने चुनाव लड़ा था और 1 सीट जीता, और बिहार के अंदर में 9 सीट ऊपर में 1 सीट जीता था। अब वो परसेंट कितना है? 6 से 7%। ये तो उछल रहे, पता नहीं पटना के गांधी मैदान में जितनी भीड़ थी, मुझे लगता है इन्हीं को जाकर के वोट दे करके आ जाएंगे। और मुझे लगता है जो कि, और इसके बाद जो जनता के पास है ही नहीं। राहुल आपके पास आऊंगा मैं। तेजस्वी यादव जी अभी कह रहे थे जो कि नहीं, जनता का आशीर्वाद हमें चाहिए, और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद तो आपको चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए? चारा घोटाले के लिए। जी, तो चर्चा कर लीजिए भाई,
ये जो भ्रष्टाचारी जो यहाँ पर भरे बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनका वोट प्रतिशत कितना था फिर पिछले चुनाव के अंदर में? मुझे लगता है इनके पिछले चुनाव के अंदर में इनका वोट प्रतिशत 17 के आसपास था, और बीएसपी का, जबकि इन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। मैं जो पूछ रहा था कि नीतीश कुमार घाटे का सौदा तो नहीं है आपके लिए? क्या आपको भी बिहार में डर है जिस कारण नीतीश को लाना पड़ा? क्या जिस कारण आपको जयंत चौधरी को भी अपने साथ मिलाना पड़ा, कहीं तो डर बीजेपी के अंदर भी दिखाई पड़ रहा है? जो भी मिल रहा है उसको आप उठा के बीजेपी में शामिल कर ले रहे हैं। राजेश जी, इसको डरने की बात न कीजिए, डर एक अलग शब्द का इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी विचारधारा से, देखिए इससे 2019 के अंदर में भी हमने नीतीश कुमार जी के साथ ही चुनाव लड़ा था, और उसमें आपने देखा था जो किस तरह 17 और 16 की, और जो भाजपा का जो एनडीए का जो परसेंटेज था वो 50 से अबव था। मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, 50 से अबव था। दूसरी बात यह है, जो कि आपने जयंत चौधरी जी का नाम लिया आपने, तो कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर में जब आप घुटन महसूस करते हैं, मैं कहता हूं एनडीए ही क्यों ना हो, ये INDIA गठबंधन ही क्यों ना हो, अगर घुटन महसूस करते हैं और उसमें से निकलना चाहते हैं, तो एक ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी विचारधारा से, हमारे गठबंधन की विचारधारा से अगर मिल करके काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान निकलना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने तो आपको पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था, जो कि व्यक्तिगत कारणों से प्रधानमंत्री जी के साथ मंच साझा नहीं कर पाए जी, वो व्यक्तिगत कारणों से, और कोई इसमें विषय है ही नहीं। मैं सबसे पहले अपने वक्तव्य में यही स्पष्ट कर चुका। ठीक है जी राजेश जी, ठीक है। राहुल सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, चाहे प्रभात त्रिपाठी की बात हो, चाहे RK मिश्रा जी की बात हो, सीधे तौर पे कहा कि आपका यूपी बिहार में अब वो संगठन नहीं बचा है। राहुल गांधी बेशक देश जोड़ने की, लोगों को न्याय देने की बात कर रहे हो, लेकिन वो अपनी पार्टी में अपने ही नेताओं को ना तो जोड़ पा रहे हैं, ना उनके साथ न्याय कर पा रहे हैं। यही हालत है, यही कारण है कि कांग्रेस बिखर रही है। राहुल सिंह, आज सरकार से सवाल पूछने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए। आज सब लोग सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा है। अभी 4 दिन पहले कश्मीर से एक रिपोर्टर जेल से छूटा है 7 साल बाद। कोर्ट ने फाइनली कह दिया कि भाई इसने कुछ किया ही नहीं है, कोई इल्जाम ही नहीं है, कोई केस ही नहीं बनता है। तो ऐसे ऐसे तमाम सैकड़ों केसेस हैं ऐसे। उमर खालिद अभी तक जेल में बैठा हुआ है, अभी तक उसका बेल का पिटीशन सुनना तक नहीं किया है, उसने अपना पिटीशन इस पर वापस ले लिया। तो ऐसे लोकतंत्र में अगर जनता ने आपको चुना, जनता पार्टी इसको चुनती है, कभी इस पार्टी को जिताती है, कभी उस पार्टी को जिताती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जनता ने बहुत बार पलटफेर किया है सर, है ना। पहली बार तो कांग्रेस सरकार नहीं बनाई थी, अब पहली बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, तो जनता पलटफेर करती है। लेकिन आपको जब मौका मिला तो आपने क्या किया? आपने ये बात कर रहे थे कि तालमेल से चलती है गठबंधन की सरकार। जितने भी करप्ट हैं, जिनको आप बोलते थे कि भाई एनसीपी वाले करप्ट हैं, ये करप्ट है, जितने भी करप्ट हैं उनको आप साथ में ले लेते हैं, क्या ये साथ में मिलकर काम किया? ये कौन सा गठबंधन है, ये बताइए मुझे। कि आपके गठबंधन में सिर्फ वो लोग क्यों हैं जो ईडी और सीबीआई का जिन पे छापा पड़ा हुआ है, जिनकी प्रॉपर्टी सीज की गई 2018 में, वो लोग आपके पार्टी में आने के बाद ईडी उन पे केसेस बंद कर देती है। तो इस तरह से सारे जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उन पे कब्जा करके, यहाँ तक कि कोर्ट भी कितने सही फैसले दे पा रही है, आप सोचिए। उमर खालिद का देखिए राहुल जी, मैं बड़ी सीधी सी बात करता हूँ। राहुल भाई, मैं बड़ी सीधी सी बात करता हूँ। मैंने बीजेपी वाले RK मिश्रा से सीधा सवाल पूछा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई में आप ग्राउंड पर मौजूद हैं? बिल्कुल मैं मौजूद हूँ सर, मैं रोज मिलता हूँ युवाओं से, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। पढ़ना लिखना मुश्किल है, नौकरी बहुत कम है। इस बार देखिए जो टीचर्स का वैकेंसी आया, उसके बाद भी युवाओं में नौकरी के लिए अभी भी बहुत प्यास है, क्योंकि इतने बेरोजगार भर गए हैं और एजुकेशन और हेल्थ का जो सेक्टर है उस पर इतना नुकसान हुआ है, और सारा करप्शन आपके सामने है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है कि आयुष्मान भारत में, आयुष्मान योजना में मेडिकल में एक मोबाइल नंबर पे लाखों लोगों का ऑपरेशन हो गया, करोड़ों के बिल हो गए, जो मर गए हैं उनका बिल बनाया गया। तो सर करप्शन भरा हुआ है। राजेश जी, मैं आज तक प्रधानमंत्री ने सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जी मैं आऊंगा सर। RK मिश्रा जी, लोकप्रिय है ना इस देश के चहीते हैं सर, ये सिर्फ उद्योगपतियों के चहीते हैं। आप बताइए सर, लोकतंत्र में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना। जल्दी से RK मिश्रा जी जवाब दे दीजिए।
और प्रभात जी मैं उसके बाद आपके राजेश पास जी। आ रहा हूं सवाल के। सर एक मिनट, राजेश जी। आर के मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। राजेश जी, इन्होंने राहुल जी ने अभी उमर खालिद का नाम लिया। ये वही राहुल उमर खालिद है जो जेएनयू के अंदर में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस तरह के नारे में, और कांग्रेस का राहुल गांधी जी उनके साथ खड़ी हुई। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो यासीन मलिक, मनमोहन सिंह जी यासीन मलिक के साथ फोटो खिंचाने के लिए तैयार तक बैठे। अब राहुल जी से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपको लगता है जो कि युवा के पास रोजगार नहीं है तो मुझे बता दीजिए जितनी भी योजनाएं हैं उसमें कितना रोजगार मिला, या 2022-23 के अंदर में कितना रोजगार मिला। देखिए मेरे पास तो डाटा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राजेश जी जरा इनको मेरी तरफ से 10 सेकंड दीजिए। 2020 का 10 एनसीईआरटी सेकंड का के लिए डेटा है कि बिहार में सुसाइड 40% से बढ़ गया। पता आप है बताइए, नहीं, एनसीईआरटी का कुछ डेटा बता पता रहा तो हूं। है नहीं। अरे भाई आपको पता तो कुछ मैं है नहीं। सर गलत बताइए बात 2022-23 का डाटा, पार्टी से 2022-23 का डाटा क्या है? 2020 की बात कर रहा हूं। जोर से चिल्लाने से नहीं होगा। डेटा की बात कर रहा हूं। अरे 22-23 का डाटा तो दीजिए, मैं दूंगा डाटा। आप बताइए एनसीईआरटी मैं का दूंगा। डेटा, जवाब दीजिए। अरे बताओ आप पहले, जवाब दीजिए। पता है नहीं कुछ, और जब जल्दी इतना के लिए डेवलपमेंट आप चल आ रहा जाते है हैं। तो क्यों सुसाइड कर रहे क्या हैं? पता है, 2 युवा क्या सुसाइड पता कर है रहे हैं। कितना रोजगार है? चलिए आप चलिए बताइए, एक घंटे में सुनिए राहुल जी, आर के मिश्रा जी, राहुल आर के मिश्रा जी, बोलने लगते रोजगार आर के मिश्रा जी, राहुल जी मैं दोनों के पास बताओ आऊंगा। ना, पूछो। राहुल आर के मिश्रा जी, आज नौकरी करने सुनिए। के लिए, आज नौकरी करने के आप लिए दोनों की रोजगार आवाज है। कम करिएगा, जवाब दोनों की दीजिए। आवाज कम करिएगा, दोनों की आवाज कम करिएगा। सुनिए, मेरा चर्चा करने का तरीका बहुत अलग है, माफी चाहूंगा आप दोनों से। मेरा चर्चा करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, मैं अलग मुद्दे के तहत मैं बात करता हूं। प्रभात त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रभात जी, जब आर के मिश्रा जी कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन जब यूपी में 50-60 हजार वैकेंसी के लिए 60 से 70 लाख युवा आवेदन कर देता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, उसके बाद उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। आरओ पेपर में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। पुलिस जो है पकड़ पकड़ के युवाओं को क्या करती है, वो तस्वीरें आपने भी देखी हैं। मैं जो समझना चाहूंगा आपसे कि 10 साल की एंटी इनकमेंसी, बेरोजगारी, क्या कोई मुद्दा नहीं है देश के अंदर जो यूपी में भी देखिए राजेश जी, जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं? जी देखिए राजेश जी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। योगी सरकार के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है, मुझे जितनी भी याद है कि पेपर लीक बहुत हुए। बार बार योगी जी कहते हैं कोई बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं। चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो या पुलिस की भर्ती का हो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। गरीबों के बच्चे आते हैं किराया अपना खर्च करके, और जिस भावना से आते हैं, जिस उम्मीद से आते हैं, वो उनकी तार तार हो जाती है। ये तो एक बड़ा संकट है इस देश के अंदर। अगर मुद्दों पे वोट पड़े, मुद्दों पे जब अभी मंच सजेंगे, फिर हिंदू मुसलमान होगा, फिर वो बड़े मुद्दे हावी हो जाएंगे देश में। कोई गाली दे देगा मोदी जी को, मोदी जी कहेंगे एक ओबीसी को गाली दे दी किसी ने, ये सारी चीजें होंगी और मतदाता उसी में उलझ कर रह जाएगा। देखिए आप इसको राजेश जी समझिए, इस देश के अंदर कांग्रेस का कमजोर होना, हिंदी पट्टी से कांग्रेस का गायब होना जी, अपना संगठन ना बना पाना, ये इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। इसके जिम्मेदार ना हमें ना आप है राजेश जी। हम आप समीक्षा कर सकते हैं, जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं उसमें ममता बनर्जी को छोड़ के सारे क्षेत्रीय छत्रप कमजोर हो चुके हैं। या तो वो जनता के बीच कमजोर हो चुके हैं, या कुछ क्षेत्रीय छत्रप की पार्टियां टूट गई हैं। अब पार्टियां टूटने की बात अगर हम करें, यूपी में अभी जो टिकट बंटवारा हुआ है, एक जौनपुर से कृपा शंकर सिंह जी हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं और उनका मुंबई कनेक्शन है, उन्होंने अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया है और बाकी पार्टियां तोड़ी हैं और उनको जौनपुर से टिकट दे दिया गया है। ब्रजभूषण का टिकट कटेगा, टिकट बरकरार रहेगा। एक किसानों में मैं ये कहना चाहता हूं बड़े अफसोस के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी अपना परसेप्शन कहां ले जा रही है? कब तक मोदी जी का एक बड़ा तिलस्म चलता रहेगा इस देश के अंदर? परसेप्शन गिरता जा रहा है। मुझे चिंता लग रही भारतीय जनता पार्टी की, परसेप्शन ये गिरता जा रहा है। प्रभात जी, युवाओं से हमारी भी बात होती है। युवा, आज का युवा कह रहा है कि राम के साथ, भगवान राम के साथ हमें काम भी चाहिए। प्रभात जी, युवा कहता है कि भगवान राम तो आगे, लेकिन काम भी चाहिए, क्योंकि काम से ही पेट भरेगा। देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पे हमारा सनातन धर्म मजबूत होना चाहिए, वो अलग बात है। हमारे धर्म एक आस्था का विषय है, उसको राजनीति से जोड़ के, राजनीति का कॉकटेल बना के नहीं चलना चाहिए। जिस तरीके से धर्म का लवादा ओढ़ के इस देश में 3-4 दशक से राजनीति हो रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं आज बड़ा चिंतित हूं इस देश की राजनीति किधर जा रही है। मैं कह रहा हूं युवा भटक रहा है, परेशान है, देश के अंदर समस्याएं हैं, महंगाई है चरम सीमा पे। हम आधी आबादी की बात करते हैं, संसद में आरक्षण दे देना काफी नहीं है। टिकट भी आप दे देंगे, चलो आसपास दे देंगे, 20% तक दे देंगे, 33 दे ही नहीं पाएंगे आप। किसी भी राजनीतिक पार्टियों का 24 में इतिहास उठा लीजिएगा, खास भारतीय जनता पार्टी का, कि आपने आधी आबादी को 33% टिकट दे दिया। अरे कथनी और करनी में आपका जब अंतर शुरू हो जाएगा ना, तो आपका जो ग्राफ ऊपर गया है ना, वो आप कब तक ठहर पाएंगे? इस देश में 50 साल 60 साल तक एक पार्टी टिकी। लेकिन आपने बड़ा अहम पॉइंट अरेज किया है, मैं आर.के. मिश्रा जी से उसका जवाब लेना चाहूंगा। आर.के. मिश्रा जी, बहुत अहम सवाल प्रभात त्रिपाठी जी ने खड़ा किया और कहा कि कब तक आप प्रधानमंत्री मोदी के सहारे जीतेंगे, और क्या जब आप भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला रहे हैं तो दामन पे दाग नहीं लग रहे हैं? महाराष्ट्र में तमाम उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं। और फिर टेनी की बात भी इन्होंने की, वो टेनी जिनके खिलाफ किसान नाराज थे। नहीं, अब एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर प्रभात जी का जो चिंता है वाजिब है, हमारी पार्टी के लिए चिंता है। हम तो ऐसे चिंतक को बहुत ही सम्मान करते हैं, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसा प्रवक्ता नहीं हूँ जो मैं उनको कहीं पे भी इस तरह का, मैं शब्द का गहराई को मैं कहीं पे भी उनका विश्लेषण है, उनका नाम बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का चेहरा, ये आप कह रहे हैं जो कि हमको लग रहा है जो कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा हम केवल आगे लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं जी। जितनी भी नीतियां हैं या नियोजन है, जितनी भी आपकी योजनाएं हैं जी, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ही, और इस देश के अंदर में आपका हमारा हमने देखा जो संगठन के अंदर में देश के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति के पास हर एक योजना पहुंचनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव होता है। बात रह गई चेहरे की, तो निश्चित तौर पर हमारा चेहरा है। जैसे आप गठबंधन के अंदर में आप अगर पूछेंगे जो कि आज अगर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे पास में ऐसा है संगठन जो कि हर एक चेहरा प्रधानमंत्री जी के लायक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा है, निश्चित तौर पर संगठन भी उसका सम्मान करता है, और संगठन को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है जो अनुभव और जनता के बीच जो श्रद्धा है, वो कहीं ना कहीं इस संगठन भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी कुंजी है, और इस कुंजी को आगे बढ़ाने का प्रयास संगठन करता है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी का तो चेहरा है ही, लेकिन उनकी नीतियां, लेकिन जब आप अजीत पवार को शामिल कर लेते हैं, जब आप अशोक चौहान को शामिल कर लेते हैं, नारायण राणे को आप शामिल कर लेते हैं, मैं जवाब दूंगा, तो क्या वो दाग नहीं लगते हैं इस चेहरे पे जो साफ छवि की बात करके आप राजनीति कर रहे थे? आर.के. मिश्रा जी। राजेश जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सम्मान करते हुए आपके प्रश्न का मैं ये कहता हूं जो कि वो किसी को भी आरोप से बरी नहीं किया गया। अगर मान लीजिए किसी को आरोप अगर किसी के ऊपर लगे हैं तो बरी नहीं किया गया है। कहीं पे भी आपने स्टेटमेंट सुना होगा या कहीं पे भी किसी एजेंसी ने, देखिए जरूरी नहीं जो कि आपकी जांच जो है केवल ईडी और सीबीआई ही करे। जो लोकल एजेंसियां हैं, जो स्थानीय एजेंसियां हैं, वो भी जांच करती ही रहती है। तो हमने किसी को आरोप से बरी नहीं किया है, उनकी जांच भी चल रही है, और निश्चित तौर पर अगर हमने आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं उसकी जांच चल रही है। जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, निश्चित तौर पर जनता के सामने आएगा। जहां तक रही बात जो कि हम अशोक चौहान हो चाहे वो मिलिंद देवरा जी से शिवसेना में शामिल हो गए, मुझे लगता है गठबंधन को ये चीज सोचना चाहिए, क्योंकि ममता दीदी जी ने बिल्कुल आईना दिखाया था कांग्रेस को, जो 300 में से केवल 40 सीट जीत करके ये आ जाए। मुझे लगता है जो कि कांग्रेस अभी भी कहीं ना कहीं बची हुई है, तो इसीलिए कांग्रेस को अपने अंदर में। चलिए राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, ठीक है, आर.के. मिश्रा जी का कहना है कि जिनकी बात आप कर रहे थे, तमाम जो महाराष्ट्र में नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, अजीत पवार की बात करें, नारायण राणे की बात करें, उनका कहना है कि केस बंद नहीं हुए उनके खिलाफ, ना उन्हें क्लीन चिट बीजेपी ने दी है, उनके खिलाफ अभी भी जांच चल रही है, लेकिन वो धीरे चुपचाप तो चल रही है। सीबीआई वालों के पास इतना टाइम है कि छोटे छोटे पत्रकारों के यहाँ जाके रेड मारते रहते हैं, तो इनके केसेस बंद क्यों पड़ गए? जब ये भाजपा छोड़ के क्या बोल रहे हो? अरे कोई डाटा तो दो भाई, कोई सीबीआई कौन से पत्रकार के पास गया है भैया? डाटा दो, आप डाटा दो, आप मुझे बताइए आप कौन से हैं? अरे भाई साहब, कौन से मुझे बताओ ना भाई, डाटा किया है 370 आर्टिकल चैनल के माध्यम से आपने डाटा 3000 सिर्फ कश्मीर के अंदर डाटा नहीं होता, ऐसा तो डाटा दीजिए के बारे में, सिर्फ कश्मीर के अंदर में आप छुप रही है तो मैं बताऊं डेटा।
दिखाई दे रहा हूँ। कहाँ पर 3,000 लोगों को कौन सी पत्रकार के ऊपर बंद कर दिया। मिश्रा जी, आर के मिश्रा जी, 1 मिनट बोलने देंगे हमको। देखिए आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे। कौन सा पत्रकार है जिसके ऊपर में सीबीआई ने रेट मारा है? कौन पत्रकार है भैया? बताइए ना, बोलने आएंगे आपके पास पूछता होगा। क्या रेट नहीं बढ़ रहा? क्या बात कर रहे हैं? चलिए मुझे बताओ भाई, बताओ अभिषेक शर्मा क्या रेट बढ़ा? क्यों बढ़ रहा है? बताइए, क्यों बढ़ रहा है? बताइए आप, बता तो रहा हूँ, मुझे बताओ, बता तो रहा हूँ। न्यूज क्लिक के हर आदमी का रेट बढ़ा, क्यों बढ़ा? मुझे बताइए कौन से बता तो रहा हूँ, सुनने के चलिए, नहीं दे रहा। बहुत कौन से पत्रकार के ऊपर में? मुझे बताइए। चलिए, शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आर के मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभात त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनावी शंखनाद हो चुका है। पटना में कल प्रधानमंत्री मोदी थे, तो आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे। 120 सीटें हैं और अखिलेश यादव का कहना है कि 120 हराओ, बीजेपी हटाओ। लेकिन क्या संभव हो पाएगा? ये 2024 का चुनाव का नतीजा जब आएगा वो ही बता पाएगा। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।